नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वह बेरोजगारी से संबंधित मुद्दा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके तहत हम ये देखेंगे कि किस तरह भारत में बेरोजगारी दर कम हुआ है। यह टॉपिक जो है आपका जीएस का पेपर 3 से जाकर के जुड़ेगा, जो अर्थव्यवस्था का खंड है। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि यह आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि मेंस में कभी आपको बेरोजगारी वगैरह पर कुछ लिखना हो तो आज जो मैं आपको डेटा पेश करूंगा, इस डेटा को आप करंट अफेयर्स के तौर पर शामिल कर सकते हैं। इसीलिए अपने नोट्स को लेकर के बैठिए, क्योंकि आज आपको नोट्स को अपडेट करने की आवश्यकता यहां महसूस होगी। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर की बात की गई है, तो यह आंकड़ा जो दिया गया है यह शहरी क्षेत्र को लेकर के बात किया गया है। और बेरोजगारी दर की जब हम बात करेंगे तो यहां पर सरकार ने कहा है कि बेरोजगारी दर जो है कम होते हुई नजर आई है। अब बेरोजगारी दर कम होते हुए किस तरह से नजर आई है, इसके पीछे की क्या वजह है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम इन सभी चीजों को कोरोना काल से जोड़ करके भी देखेंगे कि उस वक्त की क्या सिचुएशन था और अभी क्या सिचुएशन रहा है। तो तमाम स्थिति को देखने के बाद हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बेरोजगारी दर में लगातार कमी देखी जा रही है, और राष्ट्रीय औसत से वे 5 राज्य ऐसे कौन से हैं जहां पर बेरोजगारी दर अधिक देखी जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बाद एक प्रश्न भी आपके लिए होगा प्रीलिम्स स्तर का, जो कि इसी लेक्चर से संबंधित होगा। और आज का जो प्रश्न है आपको सोचने पर विवश करेगा, इसीलिए लेक्चर को बहुत ध्यान से आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस बीपीएससी का फाउंडेशन बैच जारी कर रही है, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा और इसकी शुरुआत जो है 15 अक्टूबर 2023 से होगी। फी मात्र 25,000 रखा गया है, जिसे आप आसान किस्तों में जमा कर सकते हैं। कोर्स की विशेषताओं की बात करें तो 500 से अधिक घंटों की कक्षा होगी। वैधता कोर्स शुरू होने के 1 वर्ष तक आप इसे असीमित बार देख सकते हैं। नियमित 2 कक्षा होगा, नियमित क्लास टेस्ट आपका लिया जाएगा। जिस भी विषय सेगमेंट की पढ़ाई करा दी जाएगी उसका प्रिंटेड नोट्स आपको दे दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सके। इस विषय में कोई और जानकारी चाहिए तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर भी विजिट करके इस विषय में विशेष जानकारी लेकर के आप अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने चर्चा की तरफ। आज का जो मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप्स टू 6.6% इन अर्बन एरियाज इन Q1। तो Q1 में यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक बात किया गया है, अर्बन एरिया शहरी क्षेत्रों की बात की गई है, और यहाँ पर लिखा गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप्स टू 6.6%। इस पर पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। यह आपके इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का जो इकोनॉमी का सेगमेंट है वहां से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रमुख बिंदु पर चर्चा करते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करती है, इसने अप्रैल से जून 2023 तक के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसकी हम बात कर लेंगे, आपको मैं इसे समझाऊंगा भी। इसके आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर यह बताया गया है कि बेरोजगारी दर जो है यह अप्रैल से जून 2023 यानी कि Q1 में यहां पर गिरती हुई नजर आई है। इस पर चर्चा करते हैं, थोड़ा डिटेल से देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हमारे लिए जानना जरूरी हो जाएगा। देखिए इसके बारे में सबसे पहले समझ लीजिए और इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपको यह पीपीटी जो है संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन हो सके तो आप इसे नोट कीजिए। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि NSSO द्वारा अप्रैल 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसके पीछे कुछ उद्देश्य रखा गया था। PFLS का उद्देश्य क्या था कि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में केवल शहरी क्षेत्र, यहां पर इस शब्द पे ध्यान देना है, गलती नहीं करना है। यदि प्रीलिम्स में ये प्रश्न आ जाए और यहां पर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र भी जोड़ दे तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने, यहां ध्यान रखना है। फिर से समय पर भी ध्यान रखना है कि 3 महीने का टाइम पीरियड है। 3 महीने के अंतराल पर प्रमुख जो भी रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना इसका एक उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब दूसरे उद्देश्य की बात करते हैं। यहां पर देखिए प्रति वर्ष तय किया गया है, तो यहां पर 3 महीना का आधार था, यहां पर प्रतिवर्ष, यहां वर्तमान साप्ताहिक स्थिति था, यहां प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दोनों में क्या
तो रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना इसका दूसरा उद्देश्य हो गया। दोनों बातों में अंतर समझ में आ गया आपको। उसके बाद यहां पर इसके तहत क्या क्या शामिल होगा, तो श्रम बल भागीदारी दर शामिल किया जाएगा, श्रमिक जनसंख्या अनुपात शामिल किया जाएगा, बेरोजगारी दर। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे प्रश्न आ सकता है। यहां पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान होता है। तो इसमें तीन चीज फिर से आप समझ लीजिए एक बार कि तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। एक, श्रम बल भागीदारी दर शामिल किया जाएगा, दूसरा श्रमिक जनसंख्या अनुपात, और तीसरा यहां पर आपको बेरोजगारी दर की बात करनी है। तो ये जो स्लाइड है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रीलिम्स का प्रश्न यहां से आ सकता है, यह अभी चर्चा में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जब मैंने आपको यह समझा दिया कि ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता क्या है, क्योंकि इसके आधार पर ही इसी के रिपोर्ट जारी किए गए हैं, अब यहां समझते हैं कि आंकड़े जो अभी प्रस्तुत किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा वह यही आंकड़ा है और इंडियन एक्सप्रेस में इसे दिया गया है। इस आंकड़े का मैं भी आपको विश्लेषण करके दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि सबसे पहले कि आंकड़ों का विश्लेषण करते कैसे हैं। कोई डेटा आपको दिया गया है तो पहली चीज हमारे लिए समझने की होती है कि डेटा क्या है, उसे समझना, फिर उसका एनालिसिस करना। ठीक है, उसके आधार पर बातें समझना। वो कहते हैं ना बिटवीन द लाइन्स जो चीजें होती है उसे समझ लेना, इससे हम देखेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए यहां पर जो कहा गया है वह अर्बन एरियाज की बात की गई है। पहली चीज हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि शहरी क्षेत्र को लेकर के बातें किया गया है। दो तीन बातें किसी भी डेटा में शामिल होता है। इस डेटा में क्या है समझ लेते हैं। यहां पर टाइम पीरियड आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 3-3 महीने का समय लिया गया है। ठीक है, जैसे कि अप्रैल से जून 2022 की स्थिति, जुलाई से सितंबर 2022 की स्थिति, ऐसे अक्टूबर दिसंबर, जनवरी मार्च 2023 और अप्रैल जून 2023, अभी जो इस डेटा की बात की गई है। ठीक है, तो जब हम अभी बात करेंगे तो इसको मिला करके हम पढ़ेंगे। यहां से दोनों को सापेक्षता में हम लेंगे। जब मैं आपको अप्रैल जून 2023 बताऊंगा तो यहां पर अप्रैल जून 2022 भी देखना है, क्योंकि एक साल ठीक पीछे हम चलेंगे कि एक साल पहले की क्या स्थिति था। यहां पर हम देखेंगे मेल की बात भी, जेंडर के आधार पर भी यह आंकड़ा बताया गया है। तो मेल के आधार पर भी देखेंगे, फीमेल की स्थिति देखेंगे और फिर हम ओवरऑल देख लेंगे। अब यहां पर दो चीजें देखी जाएगी, चाहे वो मेल, फीमेल या ओवरऑल पर्सन देखेंगे तो यहां पर LFPR और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये दोनों ही चीजें हम तीनों ही सेगमेंट में देखते चलेंगे। यहां पर आपको क्लियर हो गया कि हम किन किन चीजों पर ध्यान देने वाले हैं। चलिए अब यहां पर देखते हैं, और सोर्स इसका क्या है, NSO है। ठीक है, तो इसको लेकर के अब हम चलते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले इस चीज को देखिए, क्योंकि रिपोर्ट यहां बताया गया है। तो टाइम पीरियड अप्रैल से जून यानी कि 2023 का ये जो क्वार्टर 1 है, इसके तहत जो अगर देखेंगे LFPR 73.5 रहा है। ठीक है, यहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट की स्थिति देखेंगे तो 5.9 रहा है। अब ठीक इससे पीछे देखिए, यहां पर जनवरी से मार्च 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट यदि आप देखेंगे, मैं मेल का भी आपको बता रहा हूं, तो 6% रहा है। तो क्या यहां पर आपको गिरता हुआ नजर आया है? पहले उससे पिछले क्वार्टर में चले जाइए, अक्टूबर दिसंबर 2022 में, यहां पर 6.5%, उससे पीछे 6.6%। तो आप देखेंगे कि लगातार जो स्थिति है वह अनएम्प्लॉयमेंट यहां गिरता हुआ नजर आ रहा है। अर्बन क्षेत्र के मेल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब चलिए हम फीमेल की बात करते हैं। फीमेल की बात करते हैं तो यहां पर LFPR अगर देखते हैं और अप्रैल जून 2023 की स्थिति देखते हैं क्वार्टर 1 की, तो यहां पर LFPR अगर देखते हैं फीमेल में तो 23.2% है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए तो 9.1 हुआ है, यानी कि ओवरऑल यहां भी गिरावट देखा गया है। अगर ठीक इससे पीछे देखें जनवरी मार्च 2023 का, तो यहां पर 9.2% था। ठीक है, ये जितने भी आंकड़े हैं, यह जितने भी आंकड़े हैं वह परसेंटेज में आपको समझना है। ठीक है, वैसे मैं बताता भी रहता हूं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये सभी प्रतिशत के आधार पर आपको यहां पर दिया गया है। इससे पीछे भी देखेंगे तो यहां पर आपको 9.2% है और इससे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे अक्टूबर दिसंबर 2022 का क्वार्टर, यहां पर 9.6 है। ठीक है, लेकिन इससे पीछे, अब यहां तो ठीक है गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इससे ठीक पीछे चलेंगे तो यहां पर आपको बढ़ोतरी दिखेगा। यहां 9.4 ही था यहां पर जुलाई सितंबर 2022 की स्थिति में, लेकिन अक्टूबर दिसंबर 2022 की स्थिति में फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहां पर अधिक हो गया था इसकी सापेक्षता के आधार पर। लेकिन यहां पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे अप्रैल जून 2023 क्वार्टर 1 में, तो मेल में भी अनएम्प्लॉयमेंट
5.9 पे रहा है। फीमेल में भी पिछले क्वार्टर की तुलना में कम रहा है और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहां भी पिछले क्वार्टर की तुलना में जहां पर 6.8% था, यहां पर आप अप्रैल जून 2023 में देखेंगे 6.6% रहा है और LFPR जो है वह 48.8% रहा है। तो ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर बेरोजगारी दर में आपको कमी देखने को मिलेगा और ये सब जो है अर्बन एरियाज में किया गया है। अप्रैल जून 2023 यानी कि क्वार्टर 1 की स्थिति बताई गई है। तो इन आंकड़ों को आप समझ लिए हैं कि आंकड़े कैसे हैं, टाइम पीरियड भी मैंने बता दिया, मेल फीमेल और ओवरऑल हमने देख लिया है। हमने यहाँ पर LFPR भी देखा है और हमने यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी देख लिया। इस चीज को हम समझ लिए। अब इसके आधार पे हमारे लिए यह समझना जरूरी हो जाएगा कि राज्यों की क्या स्थिति रही है। कौन ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर यह जो राष्ट्रीय औसत है, राष्ट्रीय औसत कितना बताया गया कि 6.6% रखा गया है ना। शहरी एरिया की बात कर रहा हूं, केवल शहरी एरिया को लेकर के फिलहाल चल रहे हैं हम, क्योंकि इस रिपोर्ट में उसकी बात की गई है। तो राष्ट्रीय स्तर 6.6% रखा गया है। तो कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर बेरोजगारी दर इससे अधिक है, या 5 राज्य ऐसे देखेंगे जहां पर बेरोजगारी दर इससे कम पड़ जाता है। राज्यों की स्थिति में देखते हैं राष्ट्रीय औसत से अधिक बेरोजगारी दर वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों की स्थिति को लेकर के चलते हैं। यदि नंबर 1 पर देखें, ध्यान रखना है कि 6.6% नेशनल एवरेज मान के चलते हैं, यह है बताया गया रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश जो है नंबर 1 पे पड़ता है और यहां पर बेरोजगारी दर जो है सबसे अधिक 13.8% देखा गया है। यहां पर भारत के मैप पे हम देखते चलते हैं, यदि आप हिमाचल प्रदेश की स्थिति देखेंगे तो यह नंबर 1 पे आया है बेरोजगारी दर को लेकर के और 13.8% के साथ। दूसरा जगह जो है वो राजस्थान को मिला है। हालांकि यह जो जगह है, यह जो नंबर मिला है बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें बेरोजगारी दर अधिक है यहाँ पर। तो राजस्थान में 11.7% देखा गया है। तीसरा देखेंगे तो आप छत्तीसगढ़ का आंकड़ा यहाँ देखेंगे, छत्तीसगढ़ में जो है वहां पर 11.2% बताया गया है। जम्मू और कश्मीर में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसे आप चौथा नंबर दे सकते हैं और यह 10.9% यहाँ पर बेरोजगारी दर है। और केरल में यहाँ पर आप देखेंगे, केरल में यह 5वां नंबर पे है और केरल में बेरोजगारी दर जो है वह 10% बताया गया। अच्छा, इन आंकड़ों को देखने के बाद एक चीज और समझिए, अभी सरकार ने इसे जारी किया है। जरा देखिए यहाँ पर कि किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। देखिए, जब भी चीजों को आप पढ़िए, अब इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स की समझ भी रखिए, चीजों को जोड़ करके आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए, तब जाकर के अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे राजस्थान में बेरोजगारी दर अधिक है, अब यह अच्छा संकेतक तो नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी बेरोजगारी दर अधिक माना गया है। ये 2 स्टेट आप देख लीजिए, ठीक है। और इन दोनों ही स्टेट में अभी चुनाव होना है, ठीक है। विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है, नवंबर में यहाँ पर चुनाव होने हैं। और ये दोनों जो हैं स्टेट, वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको पॉलिटिक्स के हिसाब से समझना पड़ेगा कि वहां किसकी सरकार है, क्या हो सकता है। इन सब चीजों को आप पॉलिटिक्स में अध्ययन कीजिए। तो जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तब बहुत सारी चीजों जो है वहां से आकर के जुड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय औसत से कम बेरोजगारी दर वाले अब हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति देखते हैं। यदि दिल्ली की स्थिति देखें तो दिल्ली यहाँ पर जो है सबसे कम, अगर यहाँ पर फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि 6.6% है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। इसको ध्यान में रख करके चलना है, सापेक्षता के आधार पर इसी से हम तुलना करेंगे। तो दिल्ली में यहाँ सबसे कम यहाँ दिखाया गया है और दिल्ली में जो है 2.7% ही बेरोजगारी दर यहाँ पर दिखाई गई है। दिल्ली की अवस्थिति यह रहा। उसके बाद गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो 2.8% रहा है। पश्चिम बंगाल में 4.4% दिखाया गया है। बिहार में 6.1% दिखाया गया है। अब बिहार को लेकर के बहुत लोगों को यह हो सकता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत ज्यादा संसाधन की प्रचुरता नहीं देखी जाती है, वहां पर बहुत रोजगार के अवसर नहीं है। फिर भी राष्ट्रीय औसत से यहाँ बेरोजगारी दर कैसे कम है, देखिए कई अभी डेटा आया है, बहुत सारे अर्थशास्त्री अलग अलग तरह का तर्क दे रहे हैं। एक तर्क यहां पर यह है कि बिहार की स्थिति अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले ही कहा था कि यह पूरा जो आंकड़ा है वह शहरी क्षेत्र के आधार पर है। इसलिए मैं बराबर आपको कहते रहता हूं कि जब भी आप किसी चीज का अध्ययन कीजिए तो आप यह देखिए कि जो बातें नहीं लिखा गया है डेटा में उसे समझने की आवश्यकता है और यूपीएससी इसी चीज का डिमांड करता है, ठीक है। तो बिहार में 6.1% रहा है। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि क्या उस राज्य में, जिस भी राज्य में संबंधित राज्य है, वहां पर शहरीकरण का दर क्या है। अगर बिहार का देखेंगे तो नीति आयोग का रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो बिहार में शहरीकरण की दर काफी कम देखी गई है। तो यह आंकड़ा जो है शहर से लिया गया है, इसीलिए यहां पर इसकी कमी देखी जाएगी। दूसरी बात जो है, बिहार में पलायन की एक बड़ी समस्या है, तो यह भी एक वजह हो सकता है।
फिलहाल जो भी हो, लेकिन आंकड़े फिलहाल यही कह रहे हैं कि बिहार में जो है बेरोजगारी दर वो राष्ट्रीय औसत से कम है और वह केवल 6.1% तक जाकर के रुका है। महाराष्ट्र की स्थिति देखेंगे तो यहां पर 6.5% पे रहा है बेरोजगारी दर, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम तो है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो है समान लेवल से चल रहा है। यहां पर 6.6% है, यहां पर 6.5% है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी दर में यदि जो कमी आई है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम इस बात की पड़ताल भी करेंगे कि यदि कमी आई है तो कमी आने के कारण क्या रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि 2019 में कोविड-19 का महामारी आया और उसके बाद जो है चीजें अलग तरह की होगी। अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से जो काम होने वाला था, प्रोडक्शन का काम था, मैन्युफैक्चरिंग का काम था, कल कारखाने पूरी तरह से बंद हो गया था। चूंकि लॉकडाउन रहा और तकरीबन अर्थव्यवस्था की बात करें तो करीब करीब 2 साल तक यह स्थिति झेलने को मिला, अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। इसके वजह से क्या हुआ, कई तरह के प्रतिबंध लगे थे उस वक्त कोविड के वजह से, और वहां पर चूंकि जो अर्थव्यवस्था का सारी गतिविधि था वह बंद हो गया था, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, इस वजह से लोगों को काम नहीं मिल पा रहा था। खास करके शहरी क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का काम होता है और ये पूरे डेटा जो है शहरी क्षेत्र की बात करता है। शहरी क्षेत्र में वहां देखा गया, देखिए वैसे क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में पलायन होता है। ठीक है, जब भी पलायन की हम बात करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में यही बातें आती है, क्योंकि शहर में अच्छी शिक्षा है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, रोजगार के साधन हैं, यहां पर अच्छा लाइफ स्टाइल है, तो लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ पलायन करते हैं। लेकिन कोविड के दौरान क्या हुआ, कि यहां पर लोग शहर से गांव की तरफ पलायन करने लग गए थे। क्योंकि शहरों में क्या लग गया था, लॉकडाउन लग गया था, यहां के हालात ठीक नहीं थे, लोग गांव की तरफ मूव करने लगे। और ये डेटा जो है वो शहर का लिया गया है, ध्यान रखना है इस बात को लेकर के। तो यहां पर जब भी आप इस तरह की बातें करेंगे तो ये समझिए उस वक्त रोजगार के अवसर शहर में नहीं था। गांव में तो फिर भी मनरेगा था, मनरेगा से काम चल रहा था, लेकिन शहरी मनरेगा जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहां पर स्थिति खराब हुई तो यहां से लोग भागने लगे, यानी कि शहर के छोड़ करके गांव जाने लगे। शहर में बेरोजगारी दर उस वक्त बहुत अधिक देखा गया था। जो लोग रहे भी थे या जो यहां से छोड़ के चले गए थे, तो सभी काम बंद ठप हो जाने की वजह से यहां पर बेरोजगारी अधिक हो गई थी शहरों में। लेकिन स्थिति अब जो है आज की तारीख में हम देखें तो लगभग स्थिति सामान्य अवस्था में रही है। अब यहां पर यह भी एक वजह है कि यहां पर बेरोजगारी दर में तेजी से कमी देखी जा रही है और यह भी उम्मीद किया जा रहा है कि अभी तो मान लीजिए यह 2023 वाला Q1 है, Q2 में और भी बेरोजगारी दर आपको कम देखने को मिल सकता है। यानी कि जून के बाद का जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो ये होगा Q2 2023 का, इसमें संभव है कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर और भी कम देखने को मिले। केंद्र द्वारा एक काम और हुआ है कि कोविड के समय पे, जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी मैंने बताया कि सभी तरह के काम ठप हो गए, तो केंद्र द्वारा बढ़ाए गए पूंजीगत व्यय जो हुआ है उसके बाद ही जैसे काम ठप हुआ, केंद्र सरकार फिर योजनाएं लाई, बहुत तरह के जो प्रोजेक्ट रुक गया था वह सभी काम शुरू हुआ। अब पूंजीगत व्यय हुआ। पूंजीगत व्यय का तात्पर्य यहां पर अर्थव्यवस्था में यह कहना होता है कि कोई भी कंपनी हो या फिर आप गवर्नमेंट को भी ले लीजिए, तो लॉन्ग टर्म में वह इन्वेस्टमेंट करती है। अब यहां पर आधारभूत संरचना पर हो सकता है इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कोई कंपनी हो, उसको कहीं नए जगह पे प्लांट खरीदना हो, महाराष्ट्र में उसकी एक कंपनी हो लेकिन उसको उत्तराखंड में भी एक प्लांट खरीदना हो, तो वहां पर वो भूमि खरीदेगी, वहां पर मकान लेगी। यानी कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से कंपनी सोचती है। और पूंजीगत व्यय जो है कुछ हद तक अच्छा होता है, क्योंकि यहां से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है। सरकार है तो सरकार जो है सड़कें बनाएगी, पुल बनवाएगी, भवन बनवाएगी, संभव है कि रेलवे में नए मशीनों का खरीदारी करे सरकार, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे। तो इन सब चीजों की वजह से क्या होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठीक है, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो अधिकांशतः युवा जो है वह रोजगार के क्षेत्र में आएंगे और बेरोजगारी दर अपने आप कम देखने को मिलेगा। तो यहां यही हुआ है, केंद्र सरकार जो है लगातार पूंजीगत व्यय जो है वह बढ़ा रही है, तो राज्यों को बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में इससे मदद मिल रहा है। यहां यह कहना भी सही होगा कि केंद्र के अलावा राज्य सरकार भी इस तरह का काम कर रही है। तो इसी वजह से रोजगार के अवसर जो है उसमें वृद्धि देखी जा रही है और बेरोजगारी दर में
कमी देखी जा रही है। और जब भी पूंजीगत व्यय बढ़ेगा तो इसका एक बड़ा हिस्सा जो निकल के सामने आता है वह शहरी क्षेत्र से आता है, और यह पूरा रिपोर्ट शहरी क्षेत्र पर निर्भर है। इसीलिए यहां पर बेरोजगारी दर जो है Q1 में कम देखने को मिली है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी, देखिए इसको जैसा मैंने कहा सापेक्षता के आधार पर आप अध्ययन कर सकते हैं। कोविड महामारी से पूर्व की स्थिति दे सकते हैं, कोविड महामारी की स्थिति देख सकते हैं, उसके बाद की स्थिति दे सकते हैं। ठीक है, तो तीनों स्थिति में देखेंगे तो आर्थिक गतिविधि जो है अभी लगातार तेजी से बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा अप्रैल से जून का जो महीना होता है, जो कंपनियां होती है वह कॉलेज में, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज गई, मैनेजमेंट कॉलेज गई, तो इसी महीने में अप्रैल से जून का जो महीना होता है, इसी महीने में कंपनीज जो होती है वह फ्रेशर को अपने यहाँ लेती है, यानी कि जो अभी अभी पढ़ करके कॉलेज से निकले हैं उनको हायरिंग करती है, अपने यहाँ जॉब देती है। तो अधिकांशतः युवाओं को इस वक्त में जॉब मिल रहा होता है। इस वजह से भी क्या होगा, बेरोजगारी दर में कमी आएगी। चूंकि यह आंकड़ा कब का है, अप्रैल से जून तक का ही है, Q1 का, और यही समय रहता है हायरिंग का कंपनीज में। तो इस वजह से भी यहां पर बेरोजगारी दर में कमी देखने को मिलेगा। उसके बाद स्वरोजगार की, भारत में स्टार्टअप का कल्चर बन चुका है। ठीक है, तो लगातार जो युवा जो है स्टार्टअप के तरफ जा रहे हैं, स्वरोजगार ढूंढ रहे हैं, तो यह भी एक वजह है कि युवा अपने आप को रोजगार दे रहे हैं, ना सिर्फ खुद को दे रहे हैं, अपने अलावा कुछ और लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस वजह से बेरोजगारी दर में कमी देखी जा रही है। फिर से यहां समझिए, स्वरोजगार होगा, स्टार्टअप्स होगा, तो क्या लगता है आपको, ये शहरी क्षेत्र में अधिकांशतः देखने को मिलेगा या ग्रामीण क्षेत्रों में? शहरी क्षेत्रों में। और यही वजह है कि यहां पर बेरोजगारी दर भी कमी देखने को मिला है। घरेलू उद्यम की बात करें, और घरेलू उद्यम की बात करें तो देखिए दोनों ही क्षेत्रों में हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में भी होगा, शहरी क्षेत्र में भी होगा। लेकिन एमएसएमई सेक्टर की जब आप बात करेंगे तो एमएसएमई सेक्टर जो है अधिकांशतः वह आपको शहरी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, या कस्बाई शहर में भी मिल सकता है। अगर यहां पर देखेंगे घरेलू उद्यम ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ करके, तो वह ज्यादा से ज्यादा खेती होता है, या खेती आधारित जो कुछ और काम होते हैं, जैसे कि पशुपालन का काम हो गया, दुग्ध उत्पादन का काम हो गया, यह सब काम होता है। लेकिन एमएसएमई सेक्टर अभी भी भारत के शहरी क्षेत्रों में या फिर कस्बाई शहर जो है वहीं पे देखी जाती है। तो इसमें जो है लगातार ये सेक्टर अच्छा कर रहा है, सरकार इस पर ध्यान दे रही है, इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रहा है, तो इसके वजह से भी यहाँ पर रोजगार में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, और इस वजह से बेरोजगारी दर में कमी आ रही है। तो यह जो पूरा लेक्चर था, इसके आधार पर अब एक हम प्रीलिम्स का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन आंकड़ों का अनुमान प्रदान किया जाता है? हमने इस टॉपिक पर चर्चा किया है। यदि आपको ध्यान ना हो, फिर से वीडियो के पीछे जाइए, इसे जाकर के देखिए। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है, यहां देखना है कि कौन सा सही या सही है, यह आपसे पूछा गया है। श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, इनमें से देखना है कि 3 में से कौन सही है। उसके आधार पर 4 विकल्प दिया गया है। चारों विकल्प में जो भी सही हो उसका चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप में से अधिकांशतः लोग जवाब दे भी रहे हैं, और अधिकांशतः लोगों का जवाब सही भी हो रहा है। भारत में बेरोजगारी दर और कैसे कम हो सकता है, या फिर शहरों में बेरोजगारी दर कम हो रही है, सरकार का यह रिपोर्ट है, आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किसी और टॉपिक पर आपको यदि वीडियो चाहिए, आपको लगता है कि आपके लिए वह जटिल है, आपको उस पर कुछ जानना हो, समझना हो, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस लेक्चर में इतनी ही बात रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।